ज़रा बात अब हम करते हैं बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में। 1 दिसंबर पूरी दुनिया में HIV डे के तौर पे मनाया जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज़ हमारे पास जो नंबर्स हैं, आपको याद होगा कि 90 की दहाई में इसके हवाले से पब्लिक सर्विसेज मैसेजेस चलते थे। अ लॉट ऑफ पीपल हैड अ लॉट ऑफ एम्फेसिस। अर्ली 2000s में ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि उस वक्त जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाए जा रहे थे 2020 के लिए, उसमें ये हदफ रखा गया था कि HIV दुनिया से ख़त्म कर दी जाएगी या उसका इलाज उस वक्त तक डिस्कवर कर लिया जाएगा। बट वी आर राइट नाउ एंडिंग 2025 एंड HIV इज़ वेरी मच अ रियलिटी। पाकिस्तान में इसके बढ़ते हुए नंबर्स की क्या वजह है? थीम इस दफ़ा की जो है 2025 की, दैट्स ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल महमूद। आप प्रोफेसर हैं एट द इन्फेक्शस डिजीज़ डिपार्टमेंट एट द AKUH। आइए आपसे जानते हैं कि व्हाट इज़ द सिचुएशन इन पाकिस्तान राइट नाउ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल, इट्स वंडरफुल टू हैव यू इन पर्सन इन द स्टूडियो एज़ वेल। मुझे बताइए कि ग्लोबल एम्फेसिस है पाकिस्तान में भी, यकीनन हमें नज़र आ रहा है कि नंबर्स तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वजूहात लोग कहते हैं कि अलग अलग होती हैं। पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से HIV पॉजिटिव लोगों के बढ़ने की वजह, की फैक्टर्स क्या हैं आपके ख्याल में? वालेकुम सलाम। सो इसके बहुत सारे वजूहत हैं, मगर फॉर एग्ज़ाम्पल वी नो कि HIV जो है वो इंजेक्शन इस्तेमाल करने वाले लोगों में ज़्यादा इस्तेमाल होता था जो नशा करते हैं। एंड ये हम बहुत देखते थे इन द इनिशियल पार्ट ऑफ दिस सेंचुरी। उसके बाद फिर जिनसी ताल्लुकात से, मगर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो कि जिस वजह से HIV बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इज़ हस्पतालों में, क्लिनिक्स में, जगहों पे आप इन्फेक्शन प्रिवेंशन नहीं सही होना, यानी कि औज़ार जो हैं वो सही से स्टेरलाइज नहीं होते, नीडल्स जो हैं क्लिनिक्स में वो रीयूज़ हो रही होती हैं, जो स्ट्रिंजेस हैं वो रीयूज़ हो रहे होते हैं। और एक ही अगर वहाँ पे HIV का पेशेंट आ जाए और आपको नहीं पता किसको HIV है किसको नहीं है, और वो पे एक से दूसरे को फैलता रहता है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि ये आप जो आए दिनों देखते हैं ख़बरों के अंदर बच्चों के अंदर HIV के आउटब्रेक्स हो रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहे हैं। फैसल साहब, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें हमने बताया कि जिसमें शुरू में आपने जैसे जिनसी ताल्लुकात का जिक्र किया, सेक्स ट्रैफिकर्स हैं, ट्रकर्स जिनकी जो रिक्रिएशनली ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड दे आर ट्रैवलिंग अक्रॉस पाकिस्तान। क्या हमारे पास कोई रजिस्ट्री है, कोई नंबर्स हैं? आगा खान की इसकी अपने कोई तहकीक है इस हवाले से? तो देखिए, ट्रकर्स जो हैं, यानी कि वो लोग जो कि ट्रक चलाते हैं और फिर जगह जगह जाते हैं और वहाँ पे बीच में जिन ताल्लुकात होते हैं, वो एक फैक्टर तो है। अलबत्ता आई थिंक हमारा जो एपिडेमिक HIV का वो ट्रकर से कई फार बियॉन्ड चला गया है। आई थिंक वी नीड टू थिंक मोर कि HIV जो है अब हमारे पॉपुलेशन में आ गया। एक चीज़ जो कि अक्सर लोग सोचते हैं कि HIV, अच्छा ये वाली बीमारी तो मेरे इंपॉर्टेंस की नहीं है, ये तो मुझे नहीं लग सकती। मगर अब तो हम ये देखते हैं कि इवन 80 साल 60 ईयर ओल्ड, हर किस्म के लोग को HIV लग रही है, नॉट जिनसी ताल्लुकात से। मुझे बहुत हैरत हो रही है, नंबर्स कुछ आपके सामने रखना चाहेंगे जिससे आपको भी अंदाज़ा हो कि HIV इन पाकिस्तान इज़ समथिंग दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अटेंशन। आज मैं ये भी देख रही थी कि पॉपुलेशन काउंसिल की तरफ से भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में भी बात की जा रही है। बट लेट्स फर्स्ट लुक एट द HIV नंबर्स। 2025 में पाकिस्तान में हाईएस्ट नंबर सामने आया है। सिर्फ पहले 9 माह में 10,000 से ज़्यादा नए केसेस, नए इन्फेक्शंस रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि HIV केसेस डबल हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद, यानी पिछले 10 सालों में डबल नंबर्स हो चुके हैं पाकिस्तान में, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 16% HIV पॉजिटिव लोग पाकिस्तान में इलाज करवा रहे हैं या उनको कोई ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ट्रीटमेंट की कवरेज बहुत कम है। इसके साथ साथ 2025 में अगर नंबर्स एग्जैक्ट अगर देखा जाए, सिर्फ 76,000 लोगों ने ट्रीटमेंट के लिए रजिस्टर किया। इसके अलावा सिंध के अगर नंबर्स को मैं देखती हूँ तो यहाँ पे भी नए केस नंबर्स बहुत हाई है। HIV केसेस 2024 में 3,446 रिपोर्ट किए गए, जिसमें हैरत अंगेज़ बात यह है कि तकरीबन 550 सिर्फ छोटे बच्चे थे। लार्ज पॉपुलेशन में अभी भी अनट्रीटेड है, अनडायग्नोस्ड है, और इसकी वजह से इसका रिस्क फैक्टर मज़ीद बढ़ जाता है। मुझे ये बताइएगा फैसल साहब, व्हाट अबाउट वुमेन व्हेन दे आर बॉर्न, यानी व्हेन दे आर प्रेग्नेंट, तो वो बच्चे जो पैदाइशी तौर पे HIV के साथ पैदा होते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, HIV लगने के रियली 2 तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं, या फिर जिनसे ताल्लुकात से, या किसी HIV पॉजिटिव पेशेंट का खून आपके अंदर चला जाए, या बर्थ के पैदाइश के दौरान। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम बच्चों में जो केसेस देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पैदाइश के दौरान नहीं लगे थे। इनफैक्ट माएँ उनकी नेगेटिव थी, यानी कि कोई और तरीके से लगा है।
और उसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं? हो सकता है ये बच्चे एट द टाइम ऑफ बर्थ दे नीडेड सम काइंड ऑफ मेडिकल इंटरवेंशन और मे बी सम ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नॉट ओनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन बट पाकिस्तान इज़ ऑल्सो कंट्री जिसके अंदर इंजेक्शन लगाने का बहुत रिवाज है। आप डॉक्टर के पास जाएँ, टीका लगवा लें, आप ताकत का टीका लगवा लें। एंड जब हमने रतुदैरो के अंदर भी डॉक्टर फातिमा मीर के साथ हमने जब इन्वेस्टिगेशन की थी, एंड याद है कि रतुदैरो दुनिया का सबसे बड़ा आउटब्रेक है बच्चों के अंदर। वहाँ जो इन्वेस्टिगेशन की थी तो वहाँ पे सबसे नंबर 1 रिस्पेक्ट ये था कि जितना डॉक्टर के पास गए थे, क्लिनिक्स में गए थे, वो इतना ज़्यादा चांस हमको HIV लगेगा। लेकिन मुझे बताइए कि आज के ज़माने में जब हम इंजेक्शंस की बात करते हैं, एक तरफ यकीनन बच्चों को प्रिवेंटिव वैक्सीनेशंस की ज़रूरत पड़ती है, उसका भी पेनिट्रेशन कम है, कई लोग तो उसको भी रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं। मुझे ये बताइए कि ये तो डिस्पोजेबल सिरिंजेस होती हैं, तो क्या वहाँ पे मैल प्रैक्टिस हो रही है? सो आई थिंक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीनेशन से ये नहीं फैलता, बिकॉज वैक्सीनेशन के सिरिंजेस वो सिंगल यूज़ होती हैं, एक ही दफ़ा, तो वो नहीं होता। होता ये कि एक तो डिस्पोजेबल सिरिंजेस होती हैं, बट कभी कभार सिरिंजेस रीयूज़ होती हैं। साथ में जब आपने देखा होगा, जब भी आप सिरिंज में कुछ इंजेक्शन बना रहे होते हैं तो आपको पानी कहीं से लेते हैं, उसके अंदर फिर आप डालते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं, तो वो पानी जो है ना वो रीयूज़ हो रहा होता है बार बार। वो इन्फेक्ट तो हुआ अगर वो इन्फेक्ट हो गया तो वो सबको लग जाता है। सिमिलरली अगर डेंटिस्ट के पास जाएँ, अगर अपने डेंटल काम कराए, अगर वो इंस्ट्रूमेंट सही से स्टेरलाइज नहीं हो तो उससे लग सकता है। इनफैक्ट अभी मैंने पिछले दिनों एक खातून को देखा था जिनको एक नौतनाज़ाबाद के डेंटल क्लिनिक से HIV लगा था। सो इट्स समथिंग विच वी ऑल नीड टू नो। एंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि HIV और हेपेटाइटिस C एक ही तरह फैलता है। मुझे बताइए कि क्या इन मैल प्रैक्टिसेस और रादर ये क्रिमिनल प्रैक्टिसेस के लिए फिर कोई एक्शन लिया जाता है? जैसे आइडेंटिफाई हो गया कि एक जगह इस तरह की मैल प्रैक्टिस या नेग्लिजेंस की वजह से HIV फैलाने में अपना एक किरदार अदा कर चुका है, तो उसके बाद क्या किया जाता है? इनफैक्ट बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना कि कहाँ से लगा, बिकॉज यू नो एज ऑल एविडेंस इज डिस्ट्रॉयड, आपको क्या पता चलेगा? नॉट जस्ट दैट, एज अ पेशेंट आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बहुत जगह जाते हैं। याद रखें HIV अगर मुझे आज लगे तो हो सकता है वो 10 साल बाद डायग्नोज हो। तो बिकॉज HIV की सिम्टम्स इट्स नॉट लाइक कोविड के एकदम से आपको सिम्टम होंगे, वो कई सालों बाद होते हैं। इनफैक्ट ये जो नंबर में इजाफा हुआ है इसके एक बड़ी रीज़न ये है कि टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा लोग सामने आ रहे हैं। सो इट मे नॉट बी कि एकदम से बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, इज दैट नाउ वी टेस्टिंग अ लॉट मोर, तो हमको ज़्यादा पेशेंट्स मिल रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर कब टेस्ट करवाने का मशवरा देते हैं? जब आपकी हालत यकीनन या तो बहुत अबतर हो चुकी होती है, बहुत एडवांस स्टेजेस होते हैं। डज इट हैव स्टेजेस, फेजेस लाइक कैंसर? प्लीज इसके बारे में भी बताएं। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग HIV का ये है कि HIV का हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है। इतना अच्छा इलाज है कि लोग जिनको HIV है जो दवाई लेते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, और एक दफ़ा आप दवाई शुरू करते हैं तो फिर वो आप एक से दूसरे को फैला भी नहीं सकते। ये ज़रूर है कि आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। इट्स लाइक डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर, एक दफ़ा हो गया दवाई लेते रहे आप ठीक रहते हैं। सो अक्सर डॉक्टर जो टेस्ट चेक कराते हैं वो उस वक्त कराते हैं जब उनको सिम्टम शुरू होते हैं, जो कि लास्ट स्टेज में शुरू होते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वी शुड थिंक ऑफ HIV एंड अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स HIV बारे में सोचते नहीं हैं। यू नो फॉर एग्जांपल किसी को TB हो तो एज पर प्रोटोकॉल पाकिस्तान में हर TB पेशेंट का HIV टेस्ट होना होता है। देयर इज आल्सो दैट स्टिग्मा एंड दैट सोशल रेजिस्टेंस अराउंड दैट, जो कि बड़ी हकीकत है। मुझे ये बताइए कि अगर किसी को यंग एज में HIV डिस्क्लोज होता है, डिस्कवर होता है, या जैसे छोटे बच्चे, हाउ विल दे कंटिन्यू टू लिव विद इट? क्योंकि हमारे यहाँ जैसे अब समझा जाता है, वही आपने जैसे कहा कि हमल के दौरान बच्चे को लग सकता है। हाउ नॉर्मल कैन देयर लाइफ बी एंड व्हाट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी? So I'm an adult doctor, but we also see, we have a बच्चों का HIV center also, and I can tell you, as long as वो दवाई लेते रहें, and बच्चों के दूसरे मसले ना हो, because the other problem in children, especially interior Sindh वगैरह में, is malnutrition and वो वाले मसले which are probably more than HIV. मगर as long as आप दवाई लेते रहें तो you live a completely normal life. I have patients who have HIV for 20-30 years, उनके बच्चे भी हैं, they, you know, if you look at them you cannot tell कि उनको कोई बीमारी है। और क्या ऐसी अद्वियात मौजूद हैं कि अगर पेरेंट या one of the parents is HIV positive, is there a possibility to A, start a family, and B, the child being HIV free? Yes, 100%. So if one partner is positive and वो दवाई ले रहे हैं and बाकायदगी से ले रहे हैं, so it's impossible to infect the other partner. Wow. Okay. And अगर कोई HIV positive खातून है who's delivering a baby, we have protocols, and to date we have not had a single HIV positive mother
जिनका आपको पता है हैव ट्रांसमिट दिस टू द चाइल्ड। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ये ज़रूर करना चाहूँगी कि मुझे बताएं, जिस तरह हम देखते हैं कि हर बीमारी के लिए लोग टोटके, हैक्स, क्वैक्स आपको कोई ना कोई जगह बता रहे होते हैं। HIV के रिलेशन में कभी आपने कोई बहुत ही absurd किस्म की बात सुनी है, a myth that we must dispel at this forum? Yes, so there are lots of myths and there are lots of WhatsApp messages जो आ रहे होते हैं. A lot of people also make money on this, saying कि they can cure HIV को ख़त्म कर सकते हैं. And the important बात ये है कि HIV फ़िलहाल we don't have a reliable way to cure, यानी कि जिस्म से ख़त्म करना. मगर इसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है, बहुत आसान है, सिर्फ दिन में एक गोली लेनी पड़ती है एंड बहुत सस्ती है. गवर्नमेंट सेंटर से कम्प्लीटली फ्री मिलती है ये. So, आपको कोई अगर हकीम साहब या कोई होम्योपैथिक इस तरह की बात करने की कोशिश करे कि इसको ख़त्म किया जा सकता है, वी शुड नॉट बिलीव दैट. प्लीज़ उनकी बातों में ना आए. नॉट जस्ट हकीम, कभी बार डॉक्टर्स, बिकॉज डॉक्टर्स ऑल्सो इट्स नॉट बीमारी जिसके बारे में आपने मेडिकल स्कूल में ज़्यादा पढ़ा है, राइट. सो डॉक्टर्स अक्सर कन्फ्यूज़ जाते हैं, वो कहते हैं कि हाँ इसकी क्योर है. देयर इज़ नो क्योर करंटली, मगर एक्सलेंट ट्रीटमेंट. Thank you so much, Dr. Faisal, for highlighting this very important issue. Numbers are harrowing. आपके इर्द गिर्द कई ऐसी लाइफस्टाइल चॉइसेस हो सकती हैं या अनजाने में आप अपने आप को ख़तरे में डाल सकते हैं. सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट. हमारे यहाँ पढ़े लिखे बड़े अस्पतालों, क्लिनिक्स में जाते हुए लोग भी घबरा रहे होते हैं और इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं कि नहीं जी, ये जो सारी चीज़ें हैं वो स्टरलाइज्ड होंगी, डॉक्टर अगर इंजेक्शन लगा रहा है तो ये बिल्कुल नई सिरिंज होगी. जब तक ये चीज़ें आप खुद बावर ना कर लें, अपनी आंखों के सामने ना कराएं, प्लीज़ डोंट बिलीव इट. डोंट पुट योर your children, your loved ones in the line of danger. आगे बढ़ते हैं, आपको एक और ज़बरदस्त खबर देते हैं. आज हमारे साथ एक हाई अचीवर मौजूद हैं. साकिब क़य्यूम पाकिस्तान के टॉप पोजीशन होल्डर हैं एट दी ACCA. इनको वर्ल्ड क्लास इनकी एम्बिशंस है. 2 दफ़ा पाकिस्तान के टॉप अचीवर रह चुके हैं, ग्लोबल सक्सेस के पाथवे पर हैं और ACCA यकीनन उनका पैगाम भी है कि दे वुड लाइक टू हैव मोर एंड मोर पीपल हैविंग अ रोबस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट करियर. तो आइए मुलाकात करते हैं साकिब क़य्यूम से, जो कि ACCA टॉपर है. अस्सलाम वालेकुम साकिब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि मैंने जो एक हार्ड वर्क बहुत की थी और इसके साथ साथ ये कि वालिदैन की बहुत थी दुआएं, और मेरे जो सर थे मुस्तफ़ा साहब, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की थी. ओके. और इसके साथ साथ ये है कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से लॉ भी कर रहा हूँ, और उसमें भी मुझे जो सर मिले हैं, सर शाहजेब और मैम विशाल, उन लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की थी. और आगे जाकर मेरा प्लान यही है कि मैंने इन द फ्यूचर कॉर्पोरेट लॉ में जाना है, जिस वजह से मैं ACCA की भी नॉलेज ले रहा हूँ, और साथ साथ ये है कि वो लॉ भी मैं कर रहा हूँ, और दोनों क्वालिफिकेशंस मैनेज करना एक साथ इट्स टफ. But you need to make a plan, and if a person has a plan, then that person can succeed in life. अच्छा साकिब, मुझे बताएं कि हाउ एंड वाई आर यू सो एम्बिशियस. यानी ये आपको लगता है कि ये फैमिली वालों की तरफ से आपकी ग्रूमिंग ऐसी हुई है? बहुत सारे लोग एक डिग्री नहीं करना चाहते, आप 2 फील्ड्स में टॉप कर रहे हैं, उसको साथ लेकर बैलेंस कर चल रहे हैं. खुद आपने कहा कि ये आसान नहीं होता, तो ये आपकी जो मोटिवेशन है उसकी वजह क्या है? अच्छा, इस मोटिवेशन के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि मेरे जो वालिद साहब हैं, उन्होंने मुझे इस जर्नी में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है. उन्होंने हमेशा मुझे ये कहा है कि आपको जिस फील्ड का शौक हो उस फील्ड में आप जाएं, और मुझे इन दोनों फील्ड्स के कम्बिनेशन के साथ काफ़ी ज़्यादा मुझे इस चीज़ का शौक भी था, और इसलिए मैंने ये दोनों फील्ड्स चूज़ की हैं. और आजकल के दौर में मैं समझता हूँ कि फाइनेंस की नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे अगर आप लॉ में जाना चाह रहे हो और कॉर्पोरेट लॉ में जाना चाह रहे हो और इंटरनेशनल स्टेज पे आप कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि फाइनेंस और लॉ की नॉलेज अगर आपके पास है तो आप कामयाब हो सकते हैं. साकिब, मुझे ये बताइए कि जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, 2 डिग्रीज़ को मैनेज कर रहे हैं, पढ़ाई को इतना वक्त दे रहे हैं, इसका आपकी पर्सनल लाइफ पे क्या असर पड़ता है? क्या आप अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजार सकते हैं? इसके अलावा कोई हॉबीज़ वगैरह हैं? क्या घर वाले ये शिकवा तो नहीं करते कि आप उनके साथ उनको वक्त कम देते हैं? नहीं, इस तरह की बात तो नहीं है. अब इसमें ये है कि आपके पास अगर डे बाय डे प्लान हो, जैसे मेरे पास होता है. अब मैंने अभी स्टडीज को जो टाइम जो एलोकेट करता हूँ मैं, वो मैक्सिमम होते हैं 6
आवर्स इन अ डे। तो 6 घंटे के बाद फैमिली टाइम भी मेरे पास होता है और सोशल लाइफ का भी होता है टाइम, और फ्रेंड्स के साथ भी काफी ज्यादा वक्त तो लॉ और गुजार फाइनेंस लेते के अलावा हमें बताएं ना, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? इसके अलावा किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं आप? हैं। जी, हॉबीज मेरी ये है कि मैं गोल्फ भी खेलता हूँ, और उसमें मैंने काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट किया है। और इसके साथ साथ ये है कि डिफरेंट जो आर्टिकल्स होते हैं, बुक्स होते हैं, हिस्टोरिकल जो होती हैं बुक्स, वो भी रीड ज़बरदस्त, करने का काफी शौक है मुझे। ज़बरदस्त। क्योंकि साकिब मुझे जी, मैं ये जी, जी 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 बताइए। जी जी आप मुकम्मल कीजिए अपनी बात। मैं कह जी, थैंक यू। अच्छा, मैं समझता हूँ कि आपके पास ना कोई एक्स्ट्रा कोई नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको काफी ज्यादा फायदा होता है। बिल्कुल सही। साकिब मुझे बताएं, जब पता चला था कि दुनिया में डिस्टिंक्शन ली है, ग्लोबली यूर अ टॉपर, कैसा महसूस किया था और सबसे पहले ये खबर किसको दी थी? अच्छा, जब मुझे वर्ल्ड टॉप का आइडिया हुआ था, उसके बाद मैं काफी ज्यादा हैप्पी था, खुश भी था बहुत। और सबसे पहले जो खबर थी वो मैंने अपनी अम्मी को दी थी, और उन्होंने भी काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया था। सही, और उसके बाद वालिद साहब को भी बताया था। ठीक तो है। ऐसे ही है, बाकी खानदान वालों को भी बाद में हो गया था इस चीज तो का लिंक। आपके आपके बहन भाई भी आप ही की तरह बहुत ज़्यादा पढ़ाई से रुग़बत रखते हैं, इसी तरह आपकी तरह मेहनत कर रहे हैं, या आपकी बस मिसाल दी जाती है, वो फिर कहते हैं ओहो भाई वो तो साकिब कर रहा है ना, मुझे छोड़ दें? लेकिन बहरहाल ये तो हमारी बातें चलती रहती, लेकिन इतना ही वक्त है हमारे पास। साकिब, बहुत बहुत मुबारक हो मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से।